नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएम पर वक्त है क्वेश्चन आवर का। उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों हरीश रावत के बयान पर खूब चर्चाएं हैं। पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अगला चुनाव न लड़ने की बात कह दी। उन्होंने कहा है कि अब चुनाव बहुत लड़ लिए, मैं अब चुनाव का समन्वय करूंगा और नए लोगों के लिए प्रचार करूंगा। यानी कि कहा जा सकता है कि हरीश रावत 2027 के चुनावी मैदान में प्रत्याशी के तौर पर नहीं होंगे, वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे, अगर हम उनकी बात कहें तो। उधर भाजपा ने हरीश रावत के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसते हुए कहा, उनके फैसले का स्वागत है क्योंकि कांग्रेस उन्हें गंभीरता से लेती भी नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने तो उन्हें कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में हरीश रावत कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हरीश रावत का चुनाव न लड़ने के ऐलान पर सियासी बाजार में चर्चाएं तो हुई। हालांकि ये भी सच है कि हरीश रावत पहले भी चुनाव न लड़ने की इच्छा कई बार जता चुके हैं। खैर, चलिए पहले आपको हरीश रावत का चुनाव न लड़ने वाला बयान और उस पर भाजपा की प्रतिक्रिया दिखाते हैं। अब बहुत लड़ी है, अब नई पीढ़ी को, नए लोगों को तैयार करेंगे। आपकी क्या भूमिका रहेगी? हम जो है चुनाव का समन्वय करेंगे, चुनाव में प्रचार करेंगे, जो कैंपेन है उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। अगर हरीश रावत जी ने कहा कि 2027 में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम इसका स्वागत करते हैं। वैसे भी हरीश रावत जी को कांग्रेस अब कोई गंभीरता से लेती नहीं है और भाजपा ने तो कभी उन्हें गंभीरता से लिया ही नहीं है। मैं जानता हूं कि हरीश रावत जी की ने आज 2 साल पहले ही कांग्रेस के हार को स्वीकृति दे दी है और ये हम बार बार कह रहे हैं कि 27 में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार रिपीट होकर आएगी। अच्छा होता हरीश रावत जी जहां चुनाव लड़ने की घोषणा करते, साथ ही ये कहते कि मैं अब राजनीतिक क्षेत्र से संन्यास ले रहा हूं। आज अनेकों खिलाड़ी अपने खेल क्षेत्र से संन्यास राजनीतिक खेल के रूप में उन्होंने लिया है और मैं चाहता हूं हरीश रावत जी कांग्रेस से ही नहीं, राजनीति से भी उनको अब संन्यास लेना चाहिए। हरीश रावत के 2027 में चुनाव न लड़ने पर बयानों का दौर जारी है, लेकिन यहाँ हरीश रावत के राजनीतिक करियर पर भी एक नजर डालने की जरूरत है। दरअसल हरीश रावत ने अपने राजनीतिक कार्यकाल में कई चुनाव लड़े, जिनमें उन्हें कई में सफलता मिली, लेकिन सीएम बनने के बाद लगातार हार का सामना करना पड़ा। 1980 में अल्मोड़ा लोकसभा सीट से हरीश रावत ने पहला चुनाव जीता। उसके बाद 1984 अल्मोड़ा लोकसभा और फिर 1989 में अल्मोड़ा लोकसभा जीते। 2009 में हरिद्वार लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। 2014 में हरीश रावत उत्तराखंड के सीएम बने, लेकिन इसके बाद 2017 चुनाव में हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा दोनों सीटों पर चुनाव लड़ा और हार मिली। 2019 लोकसभा से हार हुई और फिर 2022 के विधानसभा चुनाव लालकुआं से हार मिली। इतना ही नहीं, 2024 में भले ही हरीश रावत ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अपने बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिलाया। वीरेंद्र बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत से हार गए। इसे हरीश रावत की अप्रत्यक्ष हार माना जा सकता है। और अब एक बार फिर हरीश रावत ने 2027 विधानसभा चुनाव में प्रचारक की भूमिका में रहने की बात की है, लेकिन यह भी सच है कि सीएम बनने के बाद हरदा को लगातार हार का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर हरीश रावत का राजनीतिक सफर जीत, हार, विवाद और समर्पण की कहानी है। सवाल यह भी है कि क्या उनका यह राजनीति का अंतिम अध्याय है या एक नई कहानी की शुरुआत, ये समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। तो हरीश रावत का एक बयान आजकल खूब सुर्खियों में है और हरीश रावत ये कहते हुए उसमें दिखाई दे रहे हैं कि 2027 के चुनाव में वो मैदान में नहीं होंगे और वो यहाँ पर प्रचारक की भूमिका निभाएंगे और जो नए लोग हैं उनके लिए प्रचार करेंगे। 2027 का चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये हरीश रावत ने ऐलान कर दिया। उधर भारतीय जनता पार्टी ने ये कह दिया कि कांग्रेस पार्टी ही हरीश रावत को गंभीरता से नहीं लेती और हरीश रावत को भारतीय जनता पार्टी ने कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। उन्होंने ये भी कह दिया महेंद्र भट्ट ने कि वो 2027 ही नहीं बल्कि उनको अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, कांग्रेस से भी उनको संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन हरीश रावत के अगर राजनीतिक सफर पर अगर गौर करें तो हम सभी जानते हैं कि 1980 से जब शुरुआत हुई और उसके बाद कई चुनावों को वो जीते हैं, मनमोहन सरकार में वो मंत्री रहे और ऐसे में हालांकि जब मुख्यमंत्री
का पद उन्हें उत्तराखंड में मिला, तो उसके बाद बहुत सारी चुनौतियां हरीश रावत के इस राजनीतिक सफर में आई हैं। 2016 का घटनाक्रम हम सबके सामने है और उसके बाद हरीश रावत 2017 में 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, किच्छा और हरिद्वार ग्रामीण, लेकिन वहां से उन्हें कोई दोनों सीटों पर उनको हार मिली थी। उसके बाद फिर 2022 का चुनाव होता है, लाल कुआं सीट पर जाते हैं, लाल कुआं सीट पर भी उन्हें हार मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रबल दावेदार माने जा रहे थे हरिद्वार लोकसभा से, लेकिन वहां पर अपने बेटे वीरेंद्र रावत को उन्होंने टिकट दिलवाया, लेकिन वीरेंद्र रावत भी त्रिवेंद्र सिंह रावत से हार गए। और ये उनकी यहाँ पर कही जा सकती है कि हरीश रावत की ही एक हार के तौर पर देखा गया। तो यहाँ पर चर्चाएं जब 2027 के चुनाव पर, जहाँ पार्टियाँ अब अपनी तैयारियों में रह गई हैं, जुटी हुई हैं, करीब करीब 1.5 साल के ही वक्त यहाँ पर जो है और इस 1.5 साल के वक्त में अब जब पार्टियां तैयारी कर रही हैं तो क्योंकि हरीश रावत हर एक कांग्रेस के चुनाव में मुख्य चेहरे के तौर पर ही सामने रहे हैं, अभी देखना होगा कि 2027 के चुनाव में जब वो चुनावी मैदान में नहीं होंगे, जो वो खुद कह रहे हैं, तो वो किस तरीके से प्रचारक की भूमिका निभाते हैं अपनी पार्टी के लिए। हालांकि ये भी नई बात नहीं है कि हरीश रावत ने पहली बार इस तरीके से संन्यास से चुनाव न की बात कही हो। 2022 के चुनाव से पहले भी आप सबको याद होगा कि हरीश रावत ने इस तरीके का एक बयान दिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन 2022 में फिर लाल कुआं सीट पर वो चुनाव लड़ते हुए नजर आए, हालांकि उन्हें वहां पर भी सफलता नहीं मिली। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं जो कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस पर कर रही है और हरीश रावत पर कर रही है। और ये भी सवाल है कि कांग्रेस के एक मुख्य चेहरे के तौर पर जहां हरीश रावत सामने रहते हैं और वो एक्टिव रहते हैं बहुत सारी चीज़ों में, हमने देखा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, बहुत सारे कार्यक्रम हो, उनकी आम पार्टी का जो है काखड़ी पार्टी या फिर काफल पार्टी, ये तमाम पार्टियों के ज़रिए वो सभी के बीच बने रहते हैं। और बहुत सारे त्योहारों पर हरीश रावत जो है ख़ुद इस तरीके से पार्टियों का आयोजन भी करते हैं और उन पार्टियों के ज़रिए वो बने रहते हैं। लेकिन जब 2027 के चुनाव की जहां तैयारियां हैं, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस की ख़ास तौर पर उनको अपने वापसी करनी है, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2017 में हार मिली, उसके बाद 2022 में हार मिली और 2017 में तो हरीश रावत के लिए वो दौर रहा जहां पर 2 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे, लेकिन दोनों सीटों पर उनको हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी की उस लहर में हरीश रावत एक सीट से भी चुनाव नहीं जीत पाए थे। उसके बाद 2022 के चुनाव आए, 2022 के चुनाव में भी हरीश रावत ने लाल कुआं से प्रत्याशी थे, लेकिन वहां पर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन फिलहाल आज के इस दौर में इन दिनों हरीश रावत के बयान पर चर्चाएं तेज है और आज हम भी इसी बात पर चर्चा करेंगे। पक्ष विपक्ष और तमाम जो अन्य पार्टियां हमारे साथ हैं और सबका स्वागत कर लेते हैं। आज क्वेश्चन आवर में हम बातचीत करेंगे कि हरदा के इस बयान के बाद जिस तरीके की बातें सामने निकल कर आ रही हैं और बीजेपी भी तंज कसती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राजेश्वर पैनुली जी वर्चुअली जुड़े हुए हैं, आशीष नौटियाल जी कांग्रेस के प्रवक्ता स्टूडियो में हैं, मीनाक्षी घिल्डियाल जी उत्तराखंड क्रांति दल की प्रवक्ता स्टूडियो में हमारे साथ हैं, उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी से स्टूडियो में हमारे साथ हैं, प्रेम पंचौली जी वरिष्ठ पत्रकार वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत चर्चा में। राजेश्वर पैनुली जी, हरीश रावत कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है, वरिष्ठ नेता है, हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और 2027 के चुनाव की तैयारियां पार्टी कर रही हैं। 27 के चुनाव से पहले हरीश रावत का ये बयान आना कि वो चुनावी मैदान में नहीं होंगे और अब बहुत लड़ लिए चुनाव, आप प्रचारक की भूमिका में रहूंगा और आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि उनको तो संन्यास ही ले लेना चाहिए कांग्रेस से भी और राजनीति से भी। क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, हमारे जो अध्यक्ष जी कह रहे हैं काफी सोची समझी तरीके बात कह रहे हैं और एक तरीके से जो फैक्चुअल पोजीशन है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं और वही फैक्चुअल पोजीशन कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। ये हरीश रावत जी को शायद खुद प्रूव करना चाहते हैं कि मैं बड़ा चेहरा हूं, लेकिन उनको बाकी लोग उन्हीं की खुद की पार्टी, जो अगर आप हम अभी बात करें तो 2022 के लाल कुआं चुनाव की, उस समय भी ये लगातार ये चर्चा थी कि हरीश रावत जी कहीं और से सीट, किसी और सीट से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको वहां पर भी टिकट नहीं दिया। अल्टीमेटली एज ए मान मनोबल या कहते समझौते के तहत उन्हें उस सीट से लड़ाया गया, वो सीट से भी बुरी तरह से हार गए। तो जहां तक अब आज की डेट के क्या होता है कि हो सकता है वो लगातार मीडिया में बने रहे, हो सकता है पेपर की सुर्खियों में बना रहे, हो सकता है कि वो कांग्रेस पार्टी के जो तथाकथित जो एक ऊपर का एक गठन है या ऊपर का एक कमेटियां हैं उनमें बने रहे, लेकिन उनकी जमीन अब कहीं नहीं रही है। दिक्कत क्या होती है कि आपको चुनाव जमीनी हकीकतों से जीतना है, आसमानी तरीके से आप नहीं जीत सकते। उनका जहां जहां प्रभारी भी रहे, कांग्रेस की तरफ से प्रभारी भी रहे, आसाम में रहे, पंजाब में रहे, उन सब जगह कांग्रेस बुरी तरह से हारी। तो जो ये बात बार बार कह रहे हैं कि जी वो पीछे से वो करेंगे, ये ऐसे
समझौता करेंगे और इस ढंग से करेंगे। मुझे लगता है कि वो सब सात बातें शायद कांग्रेस पार्टी भी उनको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, और ये दिखाई भी दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, और ना उनका वो कर। तो हमारी सबकी एक बड़े नेता रहे, एक उनका एक सम्मान रहा, उस मान सम्मान के साथ रिटायर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है कि जिस ढंग से वो अपनी ही पार्टी में वो साइड लाइन कर दिए गए हैं या किए जा रहे हैं, या हमें दिखाई दे रहा है कि उनका कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। दूसरा, जो अब नए नियुक्त योद्धा जो भी कांग्रेस में भी आ रहे हैं, वो उनको पचा नहीं पा रहे। उनको लगता है कि शायद उनकी सारी सीटें या उनका जो सारा वो है वो इन्हीं के आसपास इर्द गिर्द घूम रहा है। ये अपने हिसाब से कुछ टिकट दिला लेते हैं या अपने ही खानदान के तरीके से आगे बढ़ने के नहीं जा रहे हैं। तो उन सब चीजों से उनको एक ऑब्स्टेकल लगता है, उनको एक लगता है कि रुकावट हमारे टोटल उसमें कर रहे हैं। तो उन चीजों के कारण से मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में राजनीतिक रूप से कोई बहुत ज्यादा, खास करके ग्राउंड लेवल की राजनीति की बात करें उससे रिलेवेंट है। और जहां तक बीजेपी की बात है, भारतीय जनता पार्टी में एक देखिए संगठन काम करता है, न कि कोई सिर्फ एक नेता काम करता है। वो कांग्रेस में कल्चर बना रही लगातार कि वो एक वहाँ नेता के बलबूते पे पार्टी चलाने की कोशिश करती है। उसका नतीजा लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेस लगातार बैकफुट पे जा रही है, और माननीय हरीश रावत जी जो मुख्यमंत्री के बनने के बाद से उनके लगातार गिरावटी आ रही है, कोई उनका अपग्रेडेशन या ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो ये बात उनकी पार्टी में भी बहुत ज्यादा है, और हम लोग सब लोग उनके अच्छे स्वास्थ्य भी कहते हैं। ऑलरेडी 76 साल के आसपास हो चुके हैं, तो इज्जत मान इज्जत के साथ रिटायर हो जाए, राजनीति में रहे, राजनीति से रिटायर हो जाए तो अच्छी बात है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी में के लिए कांग्रेस में कौन नेता है कौन नेता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर लड़ती है, और 2027 में भी दिखलाएगी कि कैसे वो चुनाव जीत करके अच्छे वोटों से, अच्छे नंबरों के साथ फिर से वापस विधानसभा में सत्ता में आएगी। अच्छा, कुछ फर्क आपको नजर आएगा अगर हरीश रावत चुनावी मैदान में नहीं होंगे और अब वो समीकरण बना रहे होंगे, एक भूमिका में प्रत्याशियों के लिए चुनावी मैदान में होंगे, तो आपके लिए चुनौतियां हैं? हमें तो कहीं दूर दूर तक नहीं लगता। उनकी अपनी पार्टी को मुझे लग रहा है कि इस बात पर उनको विश्वास नहीं, कैसे समीकरण बनाएंगे। ऐसा न हो कि ऐसे समीकरण बन जाए कि उनको अधिकतर को, अब आज की डेट में देखिए क्या है कि वो पार्टी के अंदर ही अब इतने खेमे हैं कि हर खेमा ये नहीं चाहता कि कोई दूसरा जीत जाए। तो है उस ढंग की एक लड़ाई है कि कोई भी एक खेमा दूसरे खेमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इतनी ज्यादा लीडरशिप है पार्टी कांग्रेस पार्टी में, लीडर वहाँ ज्यादा है। उतने शायद मुझे लगता है कई बार तो मंच पे लीडर लोग ज्यादा दिखाई देते हैं, नीचे जनता सुनने वाली उससे कम आती नजर, ये हमें लगातार दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि हरीश रावत की जीत, हार, विवाद, समर्पण, इन शब्दों के साथ हरीश रावत का राजनीतिक सफर रहा है आशीष जी। और अगर हम बात करें तो हरीश रावत जब मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद एक भी चुनाव नहीं जीत पाए। ये उनके राजनीतिक करियर में हम कहें तो इस तरीके से भी हुआ, क्योंकि 2-2 सीटों पर उन्होंने 2017 में चुनाव लड़ा था, एक भी सीट नहीं जीत पाए। हरीश रावत बैठकर अब कांग्रेस पार्टी के लिए समीकरण बनाने का काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने पार्टी से या सन्यासी कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा 2027 में चुनाव मैदान में नहीं होगा। तो ये समीकरण आपको फायदा देंगे या हरीश रावत चुनाव मैदान में नहीं होंगे, उनको मनाने की कोशिश करेंगे आप? रवि भाई, ये भाजपा का डर है। जिस तरह से अभी महेंद्र भट्ट जी का बयान था कि उन्हें राजनीति से ही संन्यास ले लेना चाहिए, उन्हें कांग्रेस से इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इन लोगों का ये डर है कि अगर हरीश रावत जी अगर बोल रहे हैं कि मैं अपनी एक सीट से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा इस बार, तो यानी कि ये पूरे राज्य में काम करेंगे। हरीश रावत जी एक उत्तराखंड के जाने माने चेहरे हैं, उन्हें हर कोई पहचानता है, उनको उनकी जरूरत पूरे उत्तराखंड को क्या पूरे देश को है। तो उनको ठीक है, उन्हें अगर वो चाहते हैं कि पूरे देश के लिए या उत्तराखंड के लिए काम करें तो अच्छी बात है। मतलब आप भी ये चाह रहे हैं कि वो चुनावी मैदान में ना रहें, समीकरण बनाएं? हमारे बोलने से देखिए, हमारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। रावत जी को अगर पार्टी बोलेगी तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, अगर पार्टी अगर आदेश करेगी कि आपको लड़ना है तो वो मना थोड़ी कर सकते। ये तो फिर बहस वाला हो जाएगा। उस समय सबने कहा कि हरीश रावत ने कहा था नहीं लड़ूंगा, पार्टी ने कह दिया लड़ रहे हैं। अपनी इच्छा है रावत जी की, रावत जी की अपनी इच्छा अगर है और उन्होंने इस बयान को दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता और पूरी पार्टी में मैं काम करूंगा, हर विधायक के लिए काम करूंगा, तो इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। पार्टी में अच्छे चेहरे चाहिए होते हैं, और हमारी पार्टी में तो अभी पैनल जी ने बताया कि नेता ज्यादा है, तो हमारी पार्टी में वाकई नेता है, तभी तो हमने इनकी पार्टी को भी कई नेता दे रखे हैं। इनकी पार्टी में तो अभी चलो प्रवक्ता जी जो है शायद बीजेपी से ही हैं, नहीं तो ऐसे प्रवक्ता आते हैं जो हमारे कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, इनको तो प्रवक्ता भी हायर करने पड़ते हैं। इनके पास तो नेता ही नहीं है, इनके पास तो वो है
जिनके अंदर क्या आजकल चल रहा है, खून नहीं होता सिंदूर होता है, तो ये लोग तो एक अलग ही किस्म के कैटेगरी के लोग हैं। जब मोदी जी के अंदर सिंदूर है तो उस टाइम इनके अंदर भी सिंदूर हो, क्योंकि इनकी नॉन बायोलॉजिकल बोल चुके हैं, पहले भी घोषणा कर दी कि हम नॉन बायोलॉजिकल है। आज इन्होंने बता दिया कि इनके रगों में जो है वो भी गर्म वाला सिंदूर है। वो गर्म कैसे होता है ये तो मोदी जी जाने कि सिंदूर को कैसे गर्म किया इन्होंने, लेकिन ये बड़े अलग किस्म के लोग हैं। और ये होते, इनके अंदर अगर खून होता तो इनके पास अपने नेता होते, अपनी राजनीति होती, पर इनके पास कुछ भी नहीं है। आज विदेश में जब जाकर कुछ बताना है तो उसके लिए कह रहे हैं आओ आओ हमारे साथ सर्वदलीय लोग आओ, सब लोग आओ और बताओ कि हमने क्या किया, क्योंकि इनकी बात पे कोई विश्वास ही नहीं करता। आखिर विश्वास करे कैसे जब मंच से ऐसी ऐसी बातें इनके प्रधानमंत्री जी बोल देते हैं, देश के प्रधानमंत्री बोल देते हैं। कभी कहते हैं मेरे नसों के अंदर जो है व्यापार घुस गया, कभी कहते हैं मेरी नसों के अंदर सिंदूर आ गया। तो इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है और जनता इन पे विश्वास करे भी क्यों? अच्छा ठीक है, या तो जुमला या झूठ, तुम हो क्या? आखिर ये समझ जनता के समझ से परे है कि ये वाकई इंसान भी है कि नहीं अच्छा, है। हरीश और रावत जी खुद पर प्रूफ आ दिया जाइए। इन्होंने, नॉन बायोलॉजिकल भी है। अच्छा एक तो ये खुद सेकंड, proof हरीश दे रावत चुके जी पे, चुनावी मैदान में प्रत्याशी के तौर पर रहेंगे तब फायदा है पार्टी को, या बैकअप देंगे? आपने कहा कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में, तो तब फायदा है। पार्टी कुछ तो आकलन को- होगा आप लोगों का। पार्टी को हर तरीके से फायदा है। हरीश रावत जी हमारे मार्गदर्शक हैं। हरीश रावत जी हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं। हरीश रावत जी का इतना डर है कि महेंद्र भट्ट जी को बोलना पड़ रहा कि नहीं, वहां से नहीं, आप पूरे राजनीति से संन्यास ले लो। क्या आप तो चाह रहे हो कि उन्हें संन्यास दिला के हम बीजेपी वाले पकड़ लें? आपने तो उनकी दूसरी आप बात लोगों नहीं की सुनी, सोच उन्होंने क्या है, तो आपने ये दूसरी जानिए। बात सुनी, उन्होंने कहा कि भाजपा ने तो कभी उन्हें गंभीरता से लिया ही नहीं, ये भी तो अरे कहा। गंभीरता से रोज तो उनके यहाँ पड़े रहते हैं, कह रहे गंभीरता से नहीं लिया। रोज तो उनके यहाँ आशीर्वाद लेने चले जाते हैं। गंभीरता रावत जी बेचारे भी फंस जाते हैं कि अब आशीर्वाद दूं क्या दूं, जब पैर में पड़ गया आदमी तो आशीर्वाद भी लेना आप पड़ता लोग है। असहज होते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं, वहां जा रहे हम हैं? असहज क्यों होंगे? देखें, वो गुरु हैं, राजनीतिक गुरु हैं और बड़े नेता हैं, तो निश्चित ये लोग जाते हैं। रावत जी को बल्कि असहज रावत जी होते होंगे कि इन्हें जीत का आशीर्वाद दूं, कौन सा आशीर्वाद दूं, क्योंकि ये तो रावत जी के लिए बड़ा, जब आदमी कोई पैर छूने आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, जा तू हार जा, उसको बोल भी नहीं सकते। वो असहज हो सकता है उस समय फिर यही दिक्कत जब नहीं ये है लोग कांग्रेस पैर में पार्टी पड़ के लिए? जाते होंगे। कांग्रेस के लिए कांग्रेस को दिक्कत नहीं। देखिए, अगर हमारा नेता सर्वमान्य नेता है, सारी पार्टी उसको मान रही है, क्योंकि जब से हरीश रावत जी के पास जा रहे तब तो भारतीय जनता पार्टी जीती रही है ना। 17 में भी जीत गई, 22 में भी जीत गई, 24 में भी 5 सीटें जीत गई। देखिए, समय होता है, वक्त कभी किसी का नहीं रहा। कांग्रेस का भी वक्त नहीं रहा, भाजपा का भी वक्त नहीं रहेगा। वक्त तो आते हैं जाते हैं। तो वक्त था, ठीक है, आपको जनता ने आपकी बातों को समझा, जनता ने देखा भाई ये लोग जो वो लोग हैं जो काला धन भी लाते हैं, और ये वो लोग हैं जो देश की लाल आंखें, विदेशों को, दूसरी देश को लाल आंखें भी दिखाते हैं। पर अब जनता ने देख लिया इनकी लाल आंखें हैं क्या है, सिंदूर है क्या है, ये तो जनता सब देख रही है। और जुमलेबाजी की एक हद होती है, उस हद। आज तो ये भी शर्मिंदा होंगे इस बात को सुन के, जब प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मेरे अंदर सिंदूर दौड़ रहा है, तो इनको भी बड़ा दुख हुआ होगा जिसने अपने एक सिंदूर की कदर नहीं करी। वो बात कर रहा है मेरे रगों में सिंदूर है, तो उस आदमी से तो बात करना और बोलना ही बेकार है। और जनता निश्चित समझ चुकी है और इसका जवाब बहुत जल्दी आने वाले चुनाव में जनता इनको देगी। चलिए, इस बात को क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल किस तरीके से लेता है, मीनाक्षी जी से जान लेते हैं। मीनाक्षी गिलजाल जी, जो भी बयान हरीश रावत जी ने दिया है, तो मुझे लगता है कि उन्हें ही राजनीति से संन्यास नहीं, इससे ऊपर जितने भी नेता हैं सभी को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं सरकारी नौकरी में भी जब 60 साल की उम्र होती है कि तब तक ही एक व्यक्ति जो है वो कैपेबल है काम करने के लिए, उसके बाद उसे चीज़ों से वो ले लेना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए और अपना एक अलग लाइफ लेना चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि जो एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरे राज्य को चलाना है, जहाँ पे राज्य के लिए बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं, वहाँ पे क्यों हम 60 साल के बाद के नेताओं को ही वोट देते हैं या उनको ही एक बड़ा नेता समझते हैं? उन्हें तो बिल्कुल आशीर्वाद देने की तरह और गाइडेंस देने की तरह पार्टी के साथ रहना चाहिए। नहीं, अब यहाँ पर तो राजनीति 55 साल वाले को युवा कहा जाता है। अब 60 में अगर संन्यास ले लेंगे तो 5 साल में हम क्या यही बात कर रहे हैं कि 60 साल के आगे के नेताओं को चुनाव लड़ने ही नहीं देना चाहिए, बल्कि युवाओं को मौका देना चाहिए और युवाओं को आगे आने देना चाहिए। क्योंकि युवाओं के अंदर एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से या लेटेस्ट एनवायरनमेंट के हिसाब से उनकी जो क्रिएटिविटी है वो होती है, तो युवाओं को मौका देना चाहिए। दूसरी चीज, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे कह रहे थे कि पार्टी को फायदा होगा या नहीं होगा, दोनों ही तरफ से पार्टी को फायदा होगा। एक्चुअली समस्या यहाँ उत्तराखंड के अंदर यही है कि हर कोई यहाँ पे पार्टी को फायदा देने की बात सोचता है, कोई भी ये नहीं सोचता कि उत्तराखंड को क्या फायदा होगा। अगर हम कांग्रेस के कार्यकाल की भी बात करें तो उत्तराखंड के अंदर जिन प्रमुख मुद्दों के लिए
यहाँ पर ये उत्तराखंड राज्य बना था, दोनों ही दलों ने उन प्रमुख मुद्दों पे कभी कोई कार्य नहीं किया। अगर आप देखें कि अगर हम संस्कृति के संरक्षण की बात करें तो कांग्रेस ने हमेशा उसको भी एक प्रतीकात्मकता के तौर पे, हरीश रावत जी की ही बात करें, एक प्रतीकात्मक तौर पे ही उसका इस्तेमाल किया है, कभी भी उसके लिए कोई ठोस कदम उन्होंने नहीं उठाए। और चाहे आप ये ले लीजिए कि उत्तराखंड के पर्यावरण के संरक्षण की बात हो, या पलायन को रोकने की बात हो, या पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की बात हो, तो दोनों ही पार्टियों के कार्यकाल में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कुछ भी इस प्रकार का डेवलपमेंट नहीं हुआ। टाइम पे ही एक मजबूती से अपना पक्ष मूल निवास के मामले में नहीं रख पाए, जिसकी वजह से आज आप देखिए मूल निवासी यहाँ पर दर दर भटक रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो मतलब हम चाहते हैं कि अब मतलब आने वाला जो समय है, कांग्रेस को तो जनता ने जवाब दे दिया कि हरीश रावत जी का जो स्टिंग आया था उसके बाद उन्हें अच्छा खासा जवाब मिला, कांग्रेस पे लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। और ऐसे ही आने वाले टाइम पे आप देखिएगा भाजपा पे भी लोग भरोसा नहीं करेंगे। अभी पैन्यूली सर कह रहे थे कि हम किसी एक नेता के चेहरे पे नहीं जाते हैं, हमारे पास मुद्दों पे हम लोग बात करते हैं। तो एक नेता तो आप इनके इलेक्शंस में देख लीजिए किस नेता के नाम पे हर कोई बच्चा जानता है कि किस नेता के नाम पे ये लोग वोट मांगने को निकलते हैं। और धरातल की बात कर लीजिए तो धरातल पे क्या है उत्तराखंड के अंदर जो इनकी पार्टी कर रही है, ये लोग सिर्फ प्रचार में है, कागजों में है। तो आने वाला जो समय है वो क्षेत्रीय दल का है, उत्तराखंड क्रांति दल का है, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल का गठन ही उत्तराखंड के मुख्य मुद्दों के लिए हुआ था जो आज 10 हैं। और ये दुर्भाग्य है कि जनता ने इनमें राष्ट्रीय दलों पे यकीन किया और आज स्थिति आप उत्तराखंड की देख लीजिए बहुत खराब है। तो जो मुद्दे उत्तराखंड क्रांति दल के हैं, जो राज्य के लिए, चाहे वो रोजगार से रिलेटेड हो, शिक्षा स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, पर्यावरण संरक्षण से, सतत विकास से हो, तो ये सारी बातें जो है क्षेत्रीय दल ही कर पाएगा, क्योंकि इनके नेता तो अपने अपने चेहरे चमकाने में और अपने अपने पार्टी के फायदा देखने में व्यस्त हैं। ठीक है, यानी कि आपका कहने का मतलब यह है कि कोई नेता आए, संन्यास ले, चुनाव न लड़े, उससे कोई वो नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के बारे में कौन बात कर रहा है इस पर फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट और यहाँ क्षेत्रीय दल इसको देखते हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी से ले लेते हैं प्रतिक्रिया। उमा जी, क्योंकि हरीश रावत एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस के, हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और एक बार ये बयान, एक बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा पहले भी आ चुके हैं उनके, तो एक बार फिर उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव मैदान में नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी क्या देखती है इसमें कि क्योंकि आप लोग भी तो यहाँ पर कोशिश कर रहे थे ना, 2022 के चुनाव में हमने देखा कि बहुत दमखम से आप लोग लड़े, सफलता न मिलना वो अलग चीज़ है। देखिए, हरीश रावत जी के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हरीश रावत जी हम सब के, चाहे वो उत्तराखंड के कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी नेता हो, उनके लिए एक पूरा स्कूल है। अगर किसी को राजनीति का कहकरहा सीखना है तो उनको हरीश रावत जी के व्यक्तित्व से सीखना चाहिए। उनका व्यक्तित्व अपने आप में उत्तराखंड के एक बड़े नेता के रूप में वो स्थापित हैं। और अगर आज उन्होंने ये निर्णय लिया है, मैं आशीष जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, ये निर्णय हरीश रावत जी के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कि वो चुनावी राजनीति में आते हैं या वे उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए एक पितामह की भूमिका में आते हैं। वो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, और उनका जो राजनीतिक जीवन का जो उनका सार रहा है उसको कांग्रेस को बिल्कुल यूज करना चाहिए और उनको ससम्मान उस जगह उनको बिठाना चाहिए जहां पर वो किसी एक विधानसभा में केंद्रित ना रहे, बल्कि पूरे पूरे उत्तराखंड में उनका जो राजनीतिक सफर है, जो उनके पास जो एक विरासत है, उसको पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस यूज कर पाए, मैं समझती हूँ। और बीजेपी के प्रवक्ता मेरे भाई ने अभी हरीश रावत जी की उम्र के बारे में जिक्र किया कि वो 76 साल के हो गए हैं, और मैं समझती हूँ कि 76 साल मेरे प्रधानमंत्री जी 70 साल के होने वाले हैं। और आप लोगों के यहाँ एक उन्होंने कहा था, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 75 साल के ऊपर जितने भी नेता होंगे उन सबको रिटायर होना पड़ेगा। तो शायद देश उम्मीद कर रहा है कि अपने कार्यकाल में हम प्रधानमंत्री मोदी को रिटायर होते हुए देखेंगे। राजेश्वर पैनुली जी से मैं बिल्कुल पूछना चाहूंगी, क्या ये नॉर्म्स सबके लिए अलग अलग हैं कि 75 साल के प्रधानमंत्री हमारे युवा प्रधानमंत्री हैं, उनसे 1 साल बड़े हरीश जी बुजुर्ग हो गए हैं और उनको संन्यास ले लेना चाहिए? देश इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी से उनके उसी वादे पर या उनके उसी जुमले पर क्वेश्चन लगाए हुए बैठा है, आंखें लगाए हुए बैठा है, क्या 75 साल के प्रधानमंत्री होते हुए आप इस देश की राजनीति से संन्यास लेंगे या फिर आप बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे? जिस तरह की जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी को और भी तमाम जितने बड़े नेता थे सबको मार्गदर्शक मंडल में रख दिया था। तो क्या मोदी जी भी मार्गदर्शन मंडल में जाने वाले हैं 75 साल के होते हुए? ये एक बड़ा क्वेश्चन समय भी। ठीक है, मैं इस सवाल का जवाब ले लूंगा, लेकिन प्रेम पंचौली जी पे पहले चलते हैं। पंचौली जी, क्योंकि हरीश रावत जी ने कहा 2027 के चुनाव मैदान में नहीं होंगे, बल्कि एक मार्गदर्शक की भूमिका में, एक प्रचारक की भूमिका में, समन्वय बनाने की भूमिका में, कैसे समझ सकते हैं उनके इस बयान का मतलब? क्या ये संन्यास की तरफ है, अंतिम अध्याय है, या फिर नई कहानी की शुरुआत है? देखो, राजनीति में हर चीज संभव है,
और जैसे कि अभी उम्र का जो तकाजा है उसको लेकर के जो बातें हो रही है वो भी एक सवाल है। लेकिन अगर हरीश रावत जी ने ऐसा बोला है तो वो अकेले मैदान में तो नहीं होंगे, अपने आप मैदान में नहीं होंगे, लेकिन उनकी टीम मैदान में होगी। हाँ। ये समझने की जरूरत है जी। वो जिस टीम को तैयार कर रहे हैं वो पूरी टीम मैदान में होगी। वो 70 के 70 लोग हो सकते हैं, 35 लोग हो सकते हैं, वो कांग्रेस की तरफ से जितने भी होंगे वो होंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि कांग्रेस अब तक नहीं समझी हरीश रावत जी। हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने एक बार लिखा कि जब दुनिया ने, जिस देश ने पहले बार हवाई जहाज बनाया था और जब वो हवाई जहाज टूट करके गिर गया था तो उसके जो पुर्जे निकले, उसकी जो बॉडी निकली, उस बॉडी से उन्होंने फिर चेतक बजाज स्कूटर बनाया। ये हकीकत कहानी है। तो वो कह रहे हैं कि सेम उसी तरह हरीश रावत कांग्रेस के लिए है। अगर कांग्रेस समझे, उत्तराखंड कांग्रेस समझे, तो हरीश रावत जी वैसे हैं कि उनका एक एक तिनका, एक एक शरीर का एक एक टुकड़ा जो है उनके काम आने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि अब तक भी कांग्रेस के लोगों ने हरीश रावत को कितना समझा है। चुनाव में हर बार ये हरीश रावत पे झगड़ा पैदा हो जाता है, या कांग्रेस से अंदर और कांग्रेस के बाहर भी उसका फायदा लोग उठाते हैं। तो कहना ये है कि हरीश रावत अगर संन्यास लेते हैं तो बड़ी बात है। उन्होंने अपनी उम्र के हिसाब से, उन्होंने एक दिन कहा भी, इससे पहले पता नहीं आपने उनका स्टेटमेंट सुना कि नहीं, उन्होंने एक दिन कहा कि मैं पहाड़ की तरफ जाऊं, और उन्होंने 3-4 जगह का हवाला दिया कि मैं वहां जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे जैसे बुजुर्ग आदमी के लिए वहां पर हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है। और जबकि हमने वहां पर हेल्थ की फैसिलिटी करवाई थी जब वो मुख्यमंत्री थे, तब का उन्होंने हवाला दिया, उदाहरण दिया। तो वो कह रहे हैं कि मैं कैसे जाऊं जब हेल्थ की फैसिलिटी वहां पर है ही नहीं, तो मैं पहाड़ नहीं चढ़ सकता हूँ। तो वही उन्होंने सोचा होगा कि मैं जो 2027 का चुनाव होगा, उस 2027 के चुनाव में वो मैदान में दौड़ा भागी नहीं करेंगे, लेकिन अभी से वो अपनी पूरी बैटिंग की टीम तैयार कर रहे, पूरी टीम तैयार हो रही उनकी। उस टीम के लिए कांग्रेस कितना स्वीकार करती है, कांग्रेस का जो आला कमान है या उत्तराखंड कांग्रेस की जो कमेटी है वो कितने ढंग से नजदीक से हरीश रावत जी का इस्तेमाल करती है, उस जैसे व्यक्तित्व का जो राजनीतिक की पूरी एक चलती फिरती एक संस्थान है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को समझना चाहिए, और अगर हरीश रावत ने बयान दिया है तो अच्छा दिया है। और डेफिनेट उनके हालात और उनकी बातचीत को देखते हुए, बहुत सारी चीज उनके शरीर को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि चुनाव बहुत कठिन दौर से गुजरता है उस समय कैंडिडेट जो होता है। लेकिन हाँ, उनकी जो टीम है, उनकी पूरे उत्तराखंड में एक टीम है पूरी, वो टीम चुनाव जरूर लड़ेगी। तो वो जो टीम चुनाव लड़ेगी, अभी तो हरीश रावत अकेले चुनाव जब लड़ते थे तो उनको अकेला फेस होना था, लेकिन जब पूरी एक टीम को मैदान में उतारेंगे तो उससे फेस करना सामने वाले के लिए मुश्किल भी पैदा हो सकती है। वो क्या होगा, कैसे होगा, वो तो समय बताएगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ठीक है सर। हरीश रावत के बयान के मायने हैं, वो समझने की जरूरत है। हाँ, ये मायने हैं, उन मायनों को समझने की आवश्यकता है, और पार्टी को कितना समझना चाहिए ये भी आपने जरूर बताया। हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, और जो सवाल है उन्हें राजेश्वर पैनुली जी से पूछूंगा भी। और क्वेश्चन आवर में हमारी चर्चा जारी है, हरीश रावत के इस बयान के मायने भी, और हरीश रावत का जो कद है वो पार्टी को कितना फायदा है और किस भूमिका में ज्यादा फायदा है, उस पर जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। क्वेश्चन आवर में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा हरीश रावत, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, का ये कहना कि 2027 के चुनाव मैदान में तो नहीं होगा, लेकिन एक समन्वय की भूमिका निभाएंगे, और इसके साथ ही प्रचारक की भूमिका निभाऊंगा और गाइड करूंगा सबको। उसी पर हमारी चर्चा जारी है। और राजेश्वर पैनुली जी, उमा सिसोदिया जी का एक सवाल था, उसका जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उमा सिसोदिया जी का सवाल मुझे लगता है कि इररिलेवेंट सवाल है, और जो मुझे लगता है कि कुछ चीजों को जिस ढंग से प्रेजेंट कर रही है उस ढंग से प्रेजेंटेबल नहीं है, और जिन चीजों की बात है, स्टेटमेंट है, बड़ा क्लियर स्टेटमेंट था कि 76 शायद हो गए हैं, तो 76 के और हिसाब से काफी मतलब मेरा क्वेश्चन प्रधानमंत्री जी के लिए है। मोदी जी ने कहा था कि 75 साल के जो वो जाएंगे उनको सबको संन्यास लेना पड़ेगा, मार्गदर्शक मंडल में जाना पड़ेगा। देश जानना चाहता है, मोदी जी सितंबर में 75 साल के हो रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं क्या वो संन्यास ले रहे हैं। बोल मान लो कि वो सच है, ऐसा कहीं नहीं कहा हुआ। आप फिर भी पढ़ लीजिएगा, मतलब मैं इस बात में नहीं पढ़ना चाहता, मैं आपकी उन चीजों का मुझे लगता है वो इररिलेवेंट है। एक आदमी जब इंटेलेक्चुअल होता है, फिट होता है,
मुझे लगता है कि हमारे जो एनएसए है वो 80 साल में भी एनएसए हैं और दुनिया को दिखला रहे हैं कि एनएसए क्या होता है, कैसे पहाड़ का एक आदमी पूरे दुनिया को, चाहे पाकिस्तान को, कैसे धूल चटा सकता है, पूरी दुनिया में कैसे अच्छा रिलेशनशिप बना सकता है और कैसे मैन टू मैन उसकी मार्किंग करके की चीजों को कैसे कहां तक पहुंचा सकता है। बात उसकी सिंपल सी बात, अब एज फैक्टर की बात नहीं कीजिए। अभी शायद हमारे नहीं राजेश्वर जी, पत्रकार हम सुन लीजिए, आप पूरे पूरी बात फैक्टर आप की सुनिए बात कर मैडम रहे जी, हैं, ये बात तो आप कभी तो प्रधानमंत्री नहीं ने बोला, खुद की आप है। अपना चलिए ठीक है, अच्छा क्वेश्चन मुद्दे एक पर बार में आते हैं। ठीक है, इस पे जवाब आ गया। आराम से। ठीक है, मुद्दा ये है, आप जब आपका पैनल जी। बारी आएगा आप नोट कर ठीक। लीजिए, पूछ लीजिएगा। ठीक है पैनल जी, मैं आप सवाल सुन पे आता हूं। लीजिए। सवाल ये कहा कि आप लोग अगर ये कह रहे हैं कि राजनीति से ही संन्यास ले लेना चाहिए, कांग्रेस से भी संन्यास ले लेना चाहिए हरीश रावत को, तो भारतीय जनता पार्टी को एक भय है कि अगर हरीश रावत रहेंगे तो चुनाव में काफी कुछ फायदा कांग्रेस को हो सकता है। इस पर क्या कहना है आपका? ये कांग्रेस ने कहा है। देखिए हमें तो बड़ी अच्छी तरह से पता है कि भारतीय जनता पार्टी को हरीश रावत जी की कांग्रेस में प्रचार में रहें, खुद एमएलए लड़े न लड़े, उनसे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। हमने आदर स्वरूप इनके सम्मानजनक उससे कहा कि सम्मान के स्वरूप वो अगर रिटायर हो जाए तो जो उनकी हेल्थ और जो चीजें, जैसे पंचोली जी ने बोला कि हेल्थ और बहुत सी चीजें जो उनके साथ पक्ष में नहीं है, तो उन चीजों की बातें करी। बाकी उनका है भारतीय जनता पार्टी क्योंकि संगठनात्मक बेस पार्टी है, संगठन के बेस पे लड़ती है, कैंडिडेट के बेस पे नहीं लड़ती और कैंडिडेट अच्छा चुनती है और जो नीचे के ग्राउंड के वर्कर हैं उनको साथ लेकर के चलती है, इसलिए सत्ता में आती है, इसलिए सत्ता में जीतती है। किसी पर्टिकुलर चेहरे की वजह से सिर्फ नहीं जीतती। इन चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कल्चर में जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस सिर्फ नेता बेस्ड पार्टी है। शायद हमारे नौटियाल जी भी उससे बोल रहे थे कि हमारे पास नेता बहुत, हम तो कह रहे आपके पास नेता ही नेता है, जमीन आपके पास नहीं है। और नेता वो भी है जो कई बार मंच में नेता ज्यादा होते हैं, जमीन पे नीचे जनता नहीं होती। वो भी हम वही बात हम भी कह रहे लगातार कि वही बात है और इसी बात का खामियाजा आप कांग्रेस पार्टी लगातार भुगत रही है और लगातार जो है आउट ऑफ फोकस होती जा रही। और जो हमारी बहन सिसोदिया जी बोल रही है, आम आदमी पार्टी भी देख ही रहे कि क्या हालत है और कहाँ पर पहुंचती जा रही है और कहाँ से आउट ऑफ दी पावर होती चल रही है। सबका कारण है। कारण क्या है कि ये वो क्वेश्चन पूछने के लिए सोचते हैं कि गोबल्स की थ्योरी चलाएं, हम बार बार एक ही झूठ को बोले, बार बार रिपीटेड झूठ बोलते जाएं कि ये और उसको वो सच हो जाए, ऐसा नहीं है। आप चीजों को फैक्ट के साथ देखा करिए और फैक्ट के साथ मैच किया कीजिए और उस स्टेटमेंट को किया कि उन स्टेटमेंट को लेकर के कहीं ना कहीं तब हमसे बात करिए तो हमें बात करने में अच्छा भी लगेगा और आपका जवाब भी हम अच्छी तरह से दे पाएंगे। ठीक है। अच्छा नौटियाल जी, आपके सवाल का जवाब ये था कि उन्होंने कहा कि वाकई में आप ठीक कह रहे हैं कि नेता बहुत हैं आपके पास, लेकिन जनता नहीं है। देखिए जनता नहीं होती तो वोट ऐसे थोड़ी आते। कांग्रेस को वोट तो मिलते ही हैं और अच्छे वोट मिलते हैं। हाँ, वो वाला मैनेजमेंट शायद करने में हम पीछे रह जाते हैं जो इनका होता है तरीका कि ये जो रातों रात जो है किताब घुमाते हैं गीता की, रामायण की और कहते हैं कसम खाओ जो राम को लाए हैं। इस तरह की बातें जो करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो शायद हम झूठ नहीं बोल सकते और ना कभी बोलेंगे। चुनाव जीतने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करना ठीक नहीं। देखिए इन्होंने तो चुनाव जीतने के लिए कौन सा झूठ नहीं बोला, हर स्तर तक गिरे हैं, ये हर स्तर तक गिरे हैं चुनाव जीतने के लिए। और बड़ी अच्छी बात बोली थी अभी उमा जी ने कि वाकई इन्होंने कहा था लाल कृष्ण आडवाणी को साइड लगा दिया, मुरली मनोहर जोशी को साइड लगा दिया, 75 साल की उम्र में बोली, अब मुकर गए क्योंकि झूठे लोग तो हैं, ये कभी सच बोलते ही नहीं है। मोदी जी के तो ये बयान आपको मैं दिखा दूंगा वीडियो में, आपके मेरे मोबाइल में पढ़े, जब वो कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, कभी कहते हैं मेरा चाइना से स्पेशल नाता है, कभी कहते हैं मेरा क्रिश्चियन से नाता है, कभी कहीं जाके बोलते हैं उत्तराखंड से नाता है। इनकी तो कोई बात का विश्वास ही नहीं है। झूठ की हर सीमा को लांघ चुके हैं भाजपाई और ये सोचते हैं झूठ बोल के जनता को कब तक गुमराह करोगे। एक बार, दो बार, तीन बार जनता को आखिरकार पता लगेगा। जनता ने 500 रुपए का सिलेंडर आपका 1100 में, 1000 रुपए में खरीदा। उन्होंने कहा क्योंकि सुरक्षित हाथों में, लाल आंखें थी इनके पास। अब उन्हें पता लग गया ये तो आदमी नहीं है, तो नॉन बायोलॉजिकल आदमी है, इसकी तो कोई भरोसा ही नहीं, इसे सिंदूर है, इसके कभी कहते हैं कुछ है। तो इन जैसे लोगों पे मुझे नहीं लगता कि कोई विश्वास करेगा। छल कपट, ये तो छल कपट है ना। एक आदमी हो तो आदमी से कोई लड़े, जो आदमी नहीं है, कह रहा मैं आदमी नहीं हूँ, तो उससे कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, मुद्दे पर ला रहा हूँ। हरीश रावत कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हरीश रावत चुनाव लड़े या ना लड़े, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां 2027 आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी लग चुकी है तैयारियों में, तो अब ये कोई चुनाव लड़े न लड़े, क्या भूमिका में रहे, इसके अलावा आप लोगों को काम करना चाहिए, क्योंकि 17 और 22 में आप लोग हारे हैं, 24 का लोकसभा चुनाव आप हारे, 19 का हारे।
देखें चुनाव उस पर थोड़ा सा हारना मैंने फोकस आपको करना होगा ना बताया, पार्टी को। नहीं निश्चित देखिए पार्टी फोकस कर रही है, हर मुद्दों में आगे बढ़ चढ़कर हम लोग धरना प्रदर्शन जो कर सकते हैं विपक्ष में रह के, और जहां तक कि आज जब देश के ऊपर इतना बड़ा संकट आया तो उसमें माननीय राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी एकदम सरकार के साथ खड़े थे। आज जब सीज फायर हो गया तो उसके बाद हम बोल रहे हैं, नहीं तो हमने कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा हम आपके साथ खड़े हैं। आपने देखा होगा जो 23/11 का मुंबई हमला हुआ, उसके बाद गृह मंत्री इस्तीफा दो और ये इस्तीफा दो, वो इन्हें ये अपने अंदर ही लड़ने लग गए। इन्हें लड़ाई करनी थी विदेशी ताकतों से, ये अपने अंदर लड़ने लगे कि तुम इस्तीफा दो, यहाँ का इस्तीफा दो, वो दो। और कांग्रेस को देखो किस तरह उन्होंने कहा नहीं हम साथ खड़े हैं, चाहे यहाँ का हमला हो चाहे संसद का हमला हो, हर चीज में कांग्रेस जब देश की लेकिन सबसे आगे खड़ी होती जो है। 32 देशों में जो डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं उस पर लोग तो आप लोगों ने सवाल उठाए ना। नहीं तो delegation वहाँ पे जो कहा जा रहा भेजे था कि जा यहाँ रहे हैं। अलग-अलग अच्छा, एक बात राजनीतिक बताएं, पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन भारत मोदी जी अब का विश्व को ये दिखाना चाहते हैं कि हम मोदी एक जी का एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मोदी जी बोल रहे थे कि जब पाकिस्तान कुछ करता है तो ये जाते हैं विदेशी धरती में, अमेरिका पे चले जाते हैं, उबामा करते हैं। तो आपने वीडियो देखा होगा। आज आप क्या करें विदेशी धरती में जाके? आज हमारे पास इतना अच्छा मौका था रवि जी, अगर हम चाहते तो आज पीओके हम ले सकते थे। सेना तैयार थी, सेना को दुख हुआ इस बात का कि ये हुआ क्या अचानक से। और आप 6 बार डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया कि वहाँ के राष्ट्रपति अमेरिका के कि भैया मैंने धमकाया भारत को, आज एप्पल को धमका रहा है तो यहाँ बिल्कुल अब यहाँ प्लांट मत लगाना, काम मत करना। आप देखो ना कितने डरे हुए प्रधानमंत्री, कितने खोखले प्रधानमंत्री हैं। 56 इंच का सीना बोलते थे, गायब हो गया। अपने आप को चौकीदार बोलते थे, आज शुरू में कह दिया था हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने चौकीदारी चोर है। बताओ सच्चाई कि यही है। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है, देखो आप लिपा पोती करके बहुत अच्छे बने, आपने दिखाया, जनता ने आपको विश्वास किया, पर आपका चेहरा धीरे 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 धुल चुका है, जनता देख चुकी है। आप बताइए ना, इतना बड़ा आप अभी एक ज्योति जो जिसको पकड़ रहे हैं यूट्यूबर को कि ये मुखबरी करती थी, सबसे बड़ा मुखबिर तो आपके मंत्री निकले, आपके विदेश मंत्री ने मुखबरी करी कि हम आपके, ऐसा कभी होता है? मैं आपके यहाँ पे कोई हमला करना चाहता हूँ, मैं आपको पहले बोल दूं कि मैं तो देखो जी साइड कर लो उन लोगों को, मैं करने वाला हूँ, और वहाँ साइड हो गए लोग। तो इन लोगों ने मुखबरी करी है, ये मुखबिर है। शुरू से जब देश का आंदोलन चला रहा तब भी ये मुखबरी करते थे, और आज भी अपनी मुखबरी से बाज नहीं आ रहे। मुखबरी करते हैं देश की, देश को खतरे में डालने का काम करते हैं। और जो सीज फायर हुआ, कह रहे हमने अटैक नहीं किया, हमने युद्ध नहीं, अरे क्या था वो क्या था? और वो 4 लोग कहाँ हैं? वो 4 लोग जो आए और जिन्होंने मारा वो लोग पकड़े गए क्या? ठीक है नोटल जी, अब सुन लीजिए देश की धर्ती में, हमारे देश की धरती में जब कैमरे आपके पास हैं, आपके पास आर्मी है, सारी व्यवस्थाएं हैं, तो हमारे देश की धरती में आपका सवाल हो गया है। अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी से तो सवाल कर रहे हैं आप। शर्म आनी चाहिए आपकी सरकार है, आपने क्या किया? नोटल जी सुन लीजिए इसमें क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, ये भी सुन लीजिए। और मुखबिर है, देश के मुखबिर करते हैं आप लोग, अपनी पार्टी आप संभाल नहीं पा रहे हैं। और जो उनके सवाल आ गया ना, पैनुली जी पैनुली जी बताइए, जवाब दीजिए आप। पैनुली जी, हाँ सर बोलिए। आप जवाब दे दीजिए। देखिए जो भी बातें करते चल रहे हैं, चाहे किसी भी चीज की बातें करते हैं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला क्या, स्टेटमेंट क्या दी, आप उसको तोड़ मरोड़ के वो कर रहे हैं। जब भी कोई स्टेटमेंट दिया जाता है तो टीजीएमओ देता है। विदेश मंत्री जी ने बड़ा एक सिंपल सी बात बोली कि हमने आपको कहा था कि आप हमें तंग मत करें, आपके आतंकी ठिकानों पर आक्रमण किया जाएगा, तो किया जाए तो करा जाएगा। इसमें कौन सी नई चीज कही गई थी? इससे कहां से हो? लेकिन आप उसको आउट ऑफ प्रपोर्शन कर करके एक अपने आप को दिखलाने के लिए कि आप बड़ी बुद्धिमानी की बात कर रहे हैं, तो लगातार आप गलत बोलते जा रहे हैं। तो और जो आप फैक्ट के साथ चीजों को न तो मैच कर पाते हैं न बता पाते हैं। लेकिन क्या है, क्योंकि आप लगातार साइडलाइन पे चल रहे हैं। जिस ढंग से आपका जो आपका करने का तरीका है वो मुझे लगता है कि सरासर देशद्रोह के तरीके से बात मानी जानी चाहिए कि जिस ढंग का आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिस ढंग का आप प्रेजेंटेशन देखते हैं, और जिस ढंग से आपको पाकिस्तानी चैनल उठा करके आपके नेताओं को प्रेजेंट करता है कि ये इन लोगों ने कहा, वो हमें मुझे लगता है कि भारत का कहीं न कहीं उसका मान सम्मान वर्ल्ड वाइड डाउन करता है। और रह गई आपकी जो विदेश में जो टीम जा गई है, अपने जहां भी जाएगी टीम अपने देश का वो कि हम क्या अच्छे थे, क्यों पाकिस्तान में टेरर कैंप बने हुए, उनको क्यों नहीं नष्ट किया जाए, उन चीजों की बात करने गए। अब आ जाते हैं कि जी आप उसको अचीव कर लेते, आप उसको अचीव नहीं कर लेते। आप एक जो
जो एक क्या कहते हैं एक लेवल पे जो बात होती है, उस लेवल का न तो आपको ज्ञान है, और आपको ज्ञान नहीं होने का नतीजा क्या है कि आपके नेता आपके दिमाग में अलग अलग चीजें भरते जा रहे हैं, और उन चीजों को आप चैनलों पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं से सिंपल सी बात है, थरूर जी जा रहे हैं तो थरूर से आपको दिक्कत है, क्योंकि उसको नॉलेज है, आपके अपने पार्टी जो विदेश मामले की जो पॉलिटिकल कमेटी है उसका वो चेयरमैन बनाया गया, और आपको उनसे ही दिक्कत आ रही। तो जो पार्टी का अपने ही नेताओं पे, अपने ही लोगों पे विश्वास नहीं, उस पर देश का उन पर विश्वास करे, ये उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है, वापस मुद्दे पर आते हैं मीनाक्षी जी, क्योंकि हरीश रावत ने 2027 की बात की, तो 2027 के चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां आज तक जब से राज्य बना तो सत्ता में यहाँ पर रही हैं। आप लोग भी लगातार हर कोशिश करते हैं, छोटा चुनाव हो, विधानसभा हो, इन चुनाव क्या तैयारियां आप लोगों की हैं, और इन सब के बीच कैसे 2027 में आप लोगों का चुनावी मैदान में रहेगा? देखिए रवि जी, हम लगातार देख रहे हैं कि जिन मुद्दों के लिए इस उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था, वो मुद्दे आज भी अनटच्ड हैं। आज चाहे हम राजधानी गैरसैंण की बात करें, या पलायन की बात करें, या पहाड़ी अस्मिता की बात करें, पहाड़ी संस्कृति की बात करें, तो वो सारे ही मुद्दे जो हैं वो अनटच्ड रहे हैं इन दोनों ही राष्ट्रीय दलों के तरफ से। तो जो जहाँ तक हमारी तैयारियों की बात है, तो हमने इन मुद्दों पे मुखर होके हमेशा से बात की है कि आप अगर देहरादून के अंदर ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, जनसंख्या के दबाव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एलिवेटेड रोड जो कि 6100 करोड़ रुपए की है, जो एलिवेटेड योजना अभी जो प्रोजेक्ट आ रहा है, उसकी बजाय क्यों नहीं राजधानी गैरसैंण बना दी जाती है? तो क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों की जो नीयत रही है, वो हमेशा से किसी भी तरह बस पैसा खाने वाली नियत कि कैसे इस राज्य के संसाधनों को लूटा जाए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ के अगर राज्य के लोगों की बात होती, इनकी नीयत होती, तो ये बहुत कुछ जो है, दोनों ही पार्टियां जो है बहुत कुछ इस राज्य के लिए कर सकती थी, यहाँ के लोगों के लिए कर सकती थी। लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति ये है कि वहाँ पे अगर कोई लीडर तैयार होता है तो वो तैयार हो रहा है भाजपा में जाने के लिए। तो क्योंकि सत्ता का जो लोभ होता है वो देखिए ऐसा लोभ है जो नजर आता है कि वो लोभ इनसे छूटा नहीं जाता है। कहीं अगर हरीश रावत जी भी आज अगर कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो उनका तो बेसिकली उनके स्टेटमेंट्स अगर हम पीछे से भी देखें तो वो सिर्फ चर्चा में रहने के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट्स निकालते रहते हैं। उसके बाद उसमें बहस होती है, उस पर चर्चा होती है, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अनटच्ड रह जा रहे हैं। तो उत्तराखंड क्रांति दल अभी सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है, क्योंकि हमें आवश्यकता है जो उत्तराखंड के मूल मुद्दों को समझें। उन लोगों की, उन सदस्यों की जरूरत है जो उत्तराखंड राज्य के लिए कुछ करना चाहें। तो हम 2027 की भी हमारी पूरी तैयारी है, हम लोग सदस्य बना रहे हैं, और उसके बाद हम लोग 2027 में पूरे दमखम के साथ इन चुनाव में हम लोग जाएंगे। ठीक है उमा जी, 22 का चुनाव हम सब ने देखा, आप लोगों ने पूरी कोशिशें की, सफलता कितने मिली ये भी हम सबके सामने है। 27 का चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और जब बात आज 27 के चुनाव पर ही हो रही है, तो आप लोगों का क्या है, कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, बिल्कुल 2022 का चुनाव आम आदमी पार्टी ने बहुत मुद्दों के साथ लड़ा, बहुत दमखम के साथ लड़ा। मैं समझती हूँ कि जो हमें उसमें जो निराशा हमें हाथ लगी, वो उससे पार्टी को सीखने की ज़रूरत है, और पार्टी ने सीखा भी है। आज ही हमारे नए प्रभारी यहाँ पर आए हैं, यादव जी जो विधायक हैं दिल्ली से, वो यहाँ पर आए हैं, और उसके बाद उन्होंने सभी जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उन लोगों के साथ बैठक ली है, और हम लोग देख रहे हैं कि 2027 के चुनाव में पार्टी किस तरीके से आगे जाती है। आम आदमी पार्टी हमेशा से देश हित के साथ और प्रदेश जो मुद्दे हैं उनके साथ हमेशा से खड़ी हुई है। एक ऐसी पार्टी है जो किसी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती, अगड़े और पिछड़ों की बात नहीं करती, जो आम आदमी की बात करती है, जो उस आदमी की बात करती है जो समाज पे सफलता के विकास के पायदान पर सबसे पीछे खड़ा हुआ है। और मैं अपने आप में बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि आम आदमी पार्टी उस आम जन की बात करती है जिसकी बात कांग्रेस या बीजेपी नहीं करती, और खासतौर पर बीजेपी नहीं करती है, क्योंकि बीजेपी के लिए अपने अडानी और अंबानी बहुत हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा ठेके दिलाने होते हैं, पूरे देश में पूरी दुनिया में उनके ठेके दिलाने होते हैं, क्योंकि अडानी जी के ठेके जो हैं वो अमेरिका में चल रहे हैं। इस वजह से हमारे मोदी जी बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं ट्रंप के सामने, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके दोस्त जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। और देश की संप्रभुता और देश की इज्जत जिसे कहा जाता है, आप बहुत सिंदूर की बातें करते हैं, मैं उसी सिंदूर की बात करती हूँ। एक सिंदूर एक देश के लिए, एक महिला के लिए, एक समाज के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात होती है। उस सम्मान को जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि उनके रगों में बह रहा है, गर्म होकर
बहरा को तो इन शब्दों को समझ में नहीं आता। मैं उम्मीद नहीं करती कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस तरह की बातें करेंगे, जिस तरह की बातें कोई सड़क छाप नेता करता है। हम उनसे बहुत गरिमा की उम्मीद करते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने एक गरिमापूर्ण शब्द को अपने ऊपर लेकर जिस तरीके से उसका मूल्यांकन उसका कम किया है, मैं समझती हूँ ये बहुत गलत बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिनके साथ इस प्रॉब्लम में पूरा देश खड़ा रहा, जब हमारे ऊपर संकट आया, हर विपक्षी दल, हर व्यक्ति हिंदुस्तान का उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। लेकिन जिस तरीके से रेलवे टिकट पर अब प्रधानमंत्री जी नजर आने लगे हैं, जिस तरीके से हर पेट्रोल पंप पर प्रधानमंत्री जी आर्मी की ड्रेस पे नजर आने लगे, और हमारे वो रणबांकुरे जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनका कहीं एक फोटो तक नहीं है, तो इस राजनीति से बीजेपी को बाज आना चाहिए। ठीक है, प्रेम पंचोली जी के पास आ रहा हूँ। पंचोली जी, मैं अब ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि हरीश रावत के इस बयान के बाद कितना नफा नुकसान पार्टियों को होगा, इस पर आपका फाइनल कमेंट। मैं आपको बता दूं कि जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2 बड़े काम किए। एक काम तो ये है कि बुजुर्गों को रोडवेज गाड़ी में फ्री। जी जी, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ भी था। उन्होंने ये किया कि जो जिस जैसे पेंशन मिलती थी ना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, तो वृद्धा पेंशन में अगर परिवार में एक आदमी को मिल रहा है, अगर मतलब महिला को मिल रही है तो पुरुष को नहीं मिलेगी, पुरुष को मिल रहे तो महिला को नहीं मिलेगी। वो हरीश रावत ने क्या किया कि दोनों को मिलेगी वृद्धा पेंशन। लेकिन कांग्रेस ने इन जनमुखी का जो जनोन्मुखी कार्य हुए हैं, कांग्रेस ने इसका प्रचार नहीं कर पाए कांग्रेस। और यदि ये काम भाजपा के शासन में होता, आपको मैं बता दूं कि वो विधवा पेंशन की थोड़ा सा रकम बढ़ाई, वृद्धा पेंशन की रकम बढ़ाई, हमारे युवा मुख्यमंत्री ने। भाजपा घर घर जाकर के बता रहे कि हम तो ऐसा काम कर रहे हैं। तो नफा और नुकसान यहीं से देखा जाएगा कि कांग्रेस कितनी मेहनत करेगी चुनाव। क्या आप अपने काम को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, या आप अपने झगड़ों को निपटाने में ही अपना समय बिताएंगे? तो कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है और जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी है, ये सबको पता है। तो कांग्रेस बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस बात को कांग्रेस ने अब तक नहीं कहा जो मैं कह रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस के लिए रहेगा कि अगर आप अपने काम को जो आपने जनता के लिए किए हैं, जो भी सत्ता में पार्टी रही, कुछ न कुछ काम तो करती है कोई न कोई पार्टी, ऐसा भी नहीं कि नहीं करती है। जी। लेकिन उनका दल कब उस हवाई जहाज के बॉडी से स्कूटर बनाएंगे जो भी आम आदमी के काम आएगा, वो सवाल अभी भी सवाल खड़ा है। और चुनाव इसी मुद्दे पे लड़ा जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। जब तक आप अपने मुखिया, अपने नेता के कारनामे, अपने नेता के अच्छे काम नहीं बता पाओगे जनता को, तब तक आप क्या करोगे? फिर चुनाव में आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, राजेश्वर पैनुली जी, आज की चर्चा पर फाइनल कमेंट आपका। देखिए, अभी पंचोली ने बड़ी अच्छा बातें बताई कि वो अपने बताया, तो ये नहीं बताना भूल गए कि उन्होंने भांग की खेती भी करवाई थी। भांग जगह जगह भांग कैसे होता है ये भी समझ लीजिए। तो जहां तक उनके अच्छे मुद्दे और खराब मुद्दे की बात करें, तो खराब मुद्दा भी और अच्छा मुद्दा कि पूरे युवाओं को भांग क्या कराना चाहते थे, भांग खिलाना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, तो आज तक किसी को समझ में नहीं आया। तो प्रचार जब होता है तो उसका भी प्रचार पूरा ही होता है, वो भी कहीं ना कहीं निगेटिव जाता है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस पार्टी का कौन नेता है, कौन नेता नहीं है, कौन रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर नहीं हो रहा है, कौन पीछे से काम कर रहा है, कौन आगे से काम कर रहा है, कौन जमीन पे काम कर रहा है, कौन सिर्फ हवा में उड़ रहा है और सिर्फ टेलीविजन पर और यूट्यूब चैनल पे दिखलाई दे रहा है। जमीनी हकीकत से उससे कोई लेना नहीं। भारतीय जनता पार्टी जमीन पे काम करती है और इन्हीं सब कारणों से बाकी पार्टियां जो भी बोलते रहे, अपने अपने मन का गुबार निकालते रहे, अपनी चीजें बताते रहे कि हम इसलिए हारे, क्योंकि आप हारने के 100 कारण बता सकते हो, जीतने का सिर्फ एक ही कारण होता है और आप जीत करके आते हो और आप सत्ता में आते हो। ठीक है, नौटियाल जी। देखें हरदा जी, यहाँ रहें कहाँ रहें क्या करें, इससे भारतीय जनता पार्टी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता जो है भाजपा का पूरा चेहरा पहचान चुकी है। जिस नाम से आप जीत रहे थे वो काम भी आपके देख लिए। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कोई काम ही नहीं है गिराने के लिए, अब क्या बोलेंगे, अब तो देश भी आपने किस हालत में रख दिया वो सब देख रहे हैं। तो निश्चित कांग्रेस पार्टी को जीत मिलेगी और राज्य हित के लिए, देश हित के लिए कांग्रेस बहुत जरूरी है। तो मैं तो जनता से निवेदन करूंगा, इनको पहचाने कि ये लोग किस तरीके के लोग हैं और कैसे आपको गुमराह कर रहे हैं। उमा जी, देखिए, मैं समझती हूँ कि हरीश रावत जी हमारे पूरे
उत्तराखंड के एसेट हैं, जिस तरीके से उन्होंने काम किया उत्तराखंड के लिए, वो ठीक है, वो हमारे विपक्षी दल में है, कांग्रेस में है, लेकिन वो एक अपने आप में एक राजनीति का एक बड़ा स्कूल है। मैं समझती हूँ कि कांग्रेस को उनका जो अनुभव है उसको यूज़ करते हुए 2027 में उनको एक बड़ी अहम जिम्मेदारी देनी चाहिए, जिसका कि पूरा फायदा कांग्रेस अपने पूरे उत्तराखंड के चुनाव में ले पाए। और कुछ बात उनकी माननी भी चाहिए और बिल्कुल वो अपने आप में एक बड़े चेहरा कुछ है, अपनी बात को समझाने की कोशिश भी करनी चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस का हरीश रावत जी एक बहुत बड़ा चेहरा है और उनका जो बड़प्पन है, जो उनका अनुभव है, उसको कांग्रेस कितना यूज कर पाती है तो हम आगे देखेंगे। मीनाक्षी, देखिए, उत्तराखंड के सतत विकास के लिए क्षेत्रीय दल का होना बहुत आवश्यक है। तो अभी मुझे लगता है कि कांग्रेस शायद खुशी मना रही है कि भाजपा का अगर डाउनफॉल होगा तो कांग्रेस का ही नंबर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता हैं, भाजपा की राजनीति वो भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर कांग्रेस के अंदर कोई लीडर उभरेगा तो वो उसको अपने पार्टी के अंदर ले लेंगे, चाहे डरा के लेंगे। कहीं लूप होल्स तो सभी नेताओं के अंदर है, नेताओं के साथ भ्रष्टाचार जो है वो बहुत जुड़ा हुआ है राष्ट्रीय दलों में। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में क्षेत्रीय मुद्दों के लिए क्षेत्रीय दल की आवश्यकता है और डेफिनेटली जनता समझेगी और उत्तराखंड क्रांति दल को इस बार 2027 में जरूर मौका देगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए। क्वेश्चन आवर में हमने आज बात की हरदा के उस बयान को लेकर जो 2027 में चुनावी मैदान में न उतरने का है। अब ये राजनीति का अंतिम अध्याय है, संन्यास की बात है या फिर नई कहानी है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि हरीश रावत किस भूमिका में रहते हैं और पार्टी को कितना नफा नुकसान देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।